हेलो गाइस, स्वागत है आपका वेदांता यस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज हम अभ्यास टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 7 जो कि इकोनॉमिक्स का टेस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और सही से पढ़ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, अभ्यास टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 7 इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन नंबर पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर इंक्लूडेड in the measurement of gross domestic product by the production method। इसके स्टेटमेंट हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस, जो इसमें ऐड होते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से घटक सकल घरेलू उत्पाद की उत्पादन विधि से प्राप्त मापन में सम्मिलित होते हैं। तो इसका पहला स्टेटमेंट है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवाओं पर शुद्ध प्रत्यक्ष कर। ये स्टेटमेंट सही है। जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन मेथड पर, तो ये हमेशा मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होती है। और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें, पहला स्टेटमेंट नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस, तो ये सही हो जाता है डिप्रेशन ऑफ कैपिटल गुड्स, क्योंकि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रॉस में डिप्रिसिएशंस को घटाया नहीं जाता, यानी कि अवमूल्यन को घटाया नहीं जाता, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी इसका सही हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अंतिम उपभोग व्यय, ये गलत है, इसको इसमें ऐड नहीं किया जाता। ग्रॉस वैल्यू एडेड जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने अभी बताया एग्जाम, इसमें इसका जो फॉर्मूला है, तो इसका ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो इसका हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, with reference to gross national income GNI and gross domestic income GDI, सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू आय। इसके जो स्टेटमेंट हैं पहले वो देख लेते हैं। इनकम ऑफ इंडियन रेजिडेंस एब्रॉड इज इंक्लूड इन ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि विदेशों में निवास कर रहे भारतीयों की सकल आय राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती है। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, इनकम ऑफ फॉरेनर रेजिडेंस इन इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रॉस नेशनल इनकम, ये स्टेटमेंट भी सही है। जीडीपी में किसी देश की जीडीपी जो होती है उसमें तो इंक्लूड होता है, जो फॉरेनर रेजिडेंस का जो इनकम है वो जीडीपी में तो इंक्लूड होती है, लेकिन जीएनआई में इंक्लूड नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड ऑल इनकम स्टेटमेंट 3 है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड ऑल इनकम प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, यानी कि किसी देश के भीतर उत्पादित समस्त आय सम्मिलित होती है सकल घरेलू आय में। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो इसके ऑल 3 आर करेक्ट, स्टेटमेंट डी सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की व्यय विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं होता? यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये भी होता है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया ये प्रोडक्शन में ऐड होता है ना कि एक्सपेंडिचर में। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, सकल पूंजी निर्माण, ये भी होता है। तो इसका स्टेटमेंट सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Depreciation is calculated as the difference between gross investment and net investment। यानी कि अवमूल्यन की गणना सकल निवेश एवं शुद्ध निवेश के अंतर के रूप में होती है। ये करेक्ट है, ये तो एक तरह से इसकी डेफिनेशन ही है। स्टेटमेंट सेकंड, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस के डिप्रिसिएशन, ये भी सही है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का मतलब है, यानी कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड से मतलब है कि जितने भी लोगों ने भारत में रहकर इनकम की, जो कि फॉरेनर हैं, उनकी इनकम उनके देश में जाके जुड़ेगी, और जो इंडियन लोग हैं जो कहीं फॉरेन में जाके इनकम कर रहे हैं, उनकी इनकम इंडिया में जाके ऐड होगी। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, यानी कि जितना इंडियंस ने कमाया, जितना कहीं इंडियंस की इनकम है, उसमें से फॉरेनर की इनकम को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्राप्त होगी। तो इसका ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, और इस हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग द टर्म फाइनल गुड मीन्स, यानी राष्ट्रीय आय माप में अंतिम वस्तु का अर्थ है। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो रेडी टू यूज होते हैं, जो बन के तैयार हो गए, उनका किसी भी और प्रोडक्ट को बनाने में उपयोग नहीं किया जा सकता है, यूज नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे गुड्स कहलाते हैं फाइनल गुड्स। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट, अ गुड यूज फॉर डायरेक्ट कंजप्शन, ये स्टेटमेंट सही है। A goods not used in the production of other goods, वह वस्तु जिसका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में ना हो, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सी है, a good for which the process of value addition is complete, यानी कि जिसका वैल्यू एडिशन कंप्लीट हो चुका हो, अब वो प्रोडक्शन में वैल्यू ऐड करने का काम ना कर सके, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब इसके सारे स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द कैलकुलेशन ऑफ डिस्पोजल पर्सनल इनकम, यानी कि निपटान योग्य व्यक्तिगत आय की गणना में पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज डिडक्ट, निजी उपभोग व्यय घटाया जाता है। निजी उपभोग व्यय घटाया जाता है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये डिस्पोजल पर्सनल इनकम होती क्या है।
वो इनकम जो डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद जो हमें खर्च करने के लिए जो हमारे पास होती है, ऐसी इनकम को हम कहते हैं डिस्पोजल पर्सनल इनकम, यानी निपटान योग्य व्यक्तिगत आय। तो इसमें से पर्सनल कंजक्शन एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेड, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो जितनी भी इनकम है, जो जितना भी हमारे पास बचा हुआ है डिस्पोजल पर्सनल इनकम, वो होती ही यूज उपभोग के लिए है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर आर डिडक्टेड, ये तो गवर्नमेंट के अंदर की प्रोसेस है, तो इसका तो इसमें कुछ लेना देना है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। डायरेक्ट टैक्सेज आर डिडक्टेड, यानी कि अप्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष कर हैं वो इसमें से घटा दिए जाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। और गवर्नमेंट ट्रांसफर आर एडेड, गवर्नमेंट के जो ट्रांसफर हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप हो गई, या फिर हमको स्कॉलरशिप के साथ हाँ पेंशन मिली, स्कॉलरशिप हो गई, पेंशन हो गई, सब्सिडी हो गई, ये सब चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके दो स्टेटमेंट सही है, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following is an advantage of measuring national income as a constant price, यानी कि स्थिर मूल्यों पर अगर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो उसके क्या फायदे होंगे। तो द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इज एलिमिनेटेड, जब प्राइस कांस्टेंट है तो प्राइस का इफेक्ट तो कम, मूल्य परिवर्तन का प्रभाव तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। रियल असेसमेंट ऑफ ग्रोथ इन प्रोडक्शन बिकम पॉसिबल, उत्पादन वृद्धि का वास्तविक आकलन संभव होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। कंफ्यूजन कॉज्ड बाय द इन्फ्लेशन इज रिमूव्ड, जो इन्फ्लेशन की वजह से कई बार हमको लगता है कि हमारी जो वृद्धि है, जो हमारी उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वो ज़्यादा है, लेकिन उसका एक रीजन हमें इन्फ्लेशन की वजह से इफेक्टेड होता है। जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो उसका भ्रम भी समाप्त हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है, यानी कि इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, विद द रेफरेंस ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के संबंध में इन स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि कंप्लीट एस्टिमेशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर इज नॉट पॉसिबल, अनौपचारिक क्षेत्र के उत्पादन का पूर्ण आकलन संभव नहीं है, ये एकदम सही है। इनफॉर्मल सेक्टर के का भी जो है पूर्ण रूप से आकलन करना संभव नहीं है, जिनको गिग वर्कर्स भी बोलते हैं, गिग इकोनॉमी भी बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर। स्टेटमेंट सेकंड, डोमेस्टिक लेबर यानी कि हाउस होल्ड वर्क इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, यानी कि घरेलू श्रम को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। घरेलू वर्क को, गृह कार्य को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर जनरली नॉट एस्टिमेटेड, अवैध आर्थिक गतिविधियों का आकलन सामान्यतः नहीं किया जाता है, यह स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9,
विद विद रेफरेंस टू इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में ये स्टेटमेंट है, पहले जान लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड वो होते हैं जो वस्तु को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि आटा है, आटे का हम ब्रेड बनाएंगे तो आटा हो गया इंटरमीडिएट गुड और ब्रेड हुआ फाइनल गुड्स ना। जैसे फ्लोर आटा, और हमने इससे क्या बनाया, ब्रेड बनाया। तो ये जो आटा है, फ्लोर जो है, फ्लोर, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और जो ब्रेड है, जो रेडी टू यूज है, जिसके द्वारा अब हम कोई और नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो वो क्या कहलाता है, ये फाइनल गुड्स कहलाता है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। तो इसका है दे आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इनका उपयोग अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में होता है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड है इंक्लूडिंग देम इन नेशनल इनकम लीड टू डबल काउंटिंग। इन्हें राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करने से दोहरी गणना होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो, एक बार इसकी गणना यहां हो जाएगी जब ये आटे के रूप में होगा, और एक बार जब ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, एक बार इसकी गणना यहां भी होगी। तो इसकी गणना कितनी बार हो जाती है, दोहरी गणना हो जाती है इसकी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दे मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फाइनल गुड्स। इन्हें अंतिम वस्तुओं से पृथक किया जाना आवश्यक है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इन इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम मीन्स। वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ने का अर्थ है अ रियल इंक्रीजेस इन द प्रोडक्शन ओनली इन इंक्रीज इन प्राइस, अ डिक्रीज इन प्राइस, अ डिक्रीज इन कंजप्शन। यानी कि उत्पादन में वास्तविक वृद्धि, केवल कीमतों में वृद्धि, कीमतों में कमी और उपभोग में कमी। तो जब राष्ट्रीय आय बढ़ने की बात हो रही है तो डिक्रीज तो चलेगा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो दोनों ऑलरेडी गलत हो जाते हैं। सॉरी, ओनली इन इंक्रीज इन प्राइस, केवल कीमतों में वृद्धि। केवल तो नहीं हो सकता, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। अ रियल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, उत्पादन में वास्तविक वृद्धि, वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ाने का अर्थ है जो ये है ऑप्शन ए, डी का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, विद रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा के कार्यों के संबंध में। मनी इज अ मेजर या स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। नहीं, मनी इज मेजर स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। मनी इज अ मीन्स ऑफ डिफर्ड यानी फ्यूचर पेमेंट, मुद्रा के भविष्य के भुगतान का साधन है, ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ डायरेक्ट कॉज ऑफ एन इंक्रीज इन मॉनेटरी एक्सपेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक प्रसार बढ़ाने का प्रत्यक्ष कारण है, यानी कि ऐसा कौन सा कारण है जिससे तरल लिक्विडिटी इंक्रीज हो, यानी कि पैसा मार्केट में बढ़े। तो इसका देख लेते हैं, इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। एसएलआर में अगर वृद्धि कर देंगे, अगर हम एसएलआर को इंक्रीज कर देंगे तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, तो यानी कि ये मॉनेटरी एक्सपेंशन का नहीं हो जाएगा, ये तो अप्रसार का कारण बन जाएगा। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एसएलआर होता है बैंक अपने पास कुल मुद्रा का एक परसेंटेज अपने पास रखती है, जो प्रेजेंट में लगभग 18% है, वो एसएलआर होता है। और एक सेकंड है डिक्रीज इन सीआरआर। सीआरआर होता है बैंक जब अपनी कुल मुद्रा का 1% आरबीआई के पास रखता है, उसको सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। तो डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, अगर कैश रिजर्व रेशियो में अगर डिक्रीज कर देंगे तो बैंक के पास पैसा क्या होगा, ज़्यादा। और बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोगों को ज़्यादा लोन दे पाएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचा पाएगा। और जब पैसा मार्केट में आएगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब मौद्रिक प्रसार का ये एक कारण है। इंक्रीज इन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, नीतिगत ब्याज दर में वृद्धि। ब्याज दर में वृद्धि करने का मतलब है अप्रसार, मौद्रिक अप्रसार के लिए काम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और टाइटनिंग कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण सख्त होना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। कंडक्टिंग ऑप्शन देख लेते हैं, कंडक्टिंग द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी, देश की मुद्रा नीति का संचालन, ये तो सेंट्रल बैंक का मुख्य कार्य ही है। एक्टिंग एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट्स, यानी कि अंतिम ऋणदाता के रूप में सहायता, ये स्टेटमेंट भी इसका सही है। और हमको क्या करना है, नॉट फाउंड करना है, यानी कि जो नहीं है। फिक्सिंग क्रेडिट लिमिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण सीमा निर्धारण, तो ये सारे काम आरबीआई ही करता है, सेंट्रल बैंक ही करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश करना, ये स्टेटमेंट गलत है। आरबीआई का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी सब सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, in the banking system credit creation occur due to, यानी बैंकिंग प्रणाली में ऋण सृजन निम्न कारणों से होता है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, ये स्टेटमेंट सही है। हायर डिपॉजिट बाय द पब्लिक इन द बैंक, ये स्टेटमेंट भी सही है। और रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो, ये स्टेटमेंट भी सही है। पहले एक बार ये देख लेते हैं ऋण सृजन होता क्या है। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, बैंक अपने पैसे को लोन के थ्रू मल्टीपल टाइम करके ऋण सृजन करता है। जैसे सपोज करो कि हमने बैंक को 1000 रुपये दिए और इसमें से इसने कुछ पैसा सीआरआर के रूप में बैंक के पास जमा कर दिया। सपोज करो कि 10% जमा किया, यानी कि 100 रुपये जमा कर दिए। ये 900 रुपीज, अब इसका ये क्या कर सकता है, किसी को लोन दे सकता है।
जब ये किसी के पास लोन चला गया, वो क्या करेगा, अगर उसने भी क्या किया, ये पैसा बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक के पास फिर 900 रुपीज आए, इसका 10% वो फिर जमा करेगा, यानी कि 90 रुपीज फिर वो CRR में जमा करेगा, और सब इसके बाद उसके पास क्या बचा, 810 रुपये हुए, और ये इसको फिर से लोन दे सकता है लोगों को। तो इस तरह की जो मल्टीपल प्रोसेस करके ये एक पैसे को बार बार लोन के रूप में जो घुमाता है, जो एक रुपये की वैल्यू को कई रुपए में कन्वर्ट कर लेता है, इसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो इसके लिए इसके पास किस चीज़ की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता। जितना ज़्यादा इनके पास पैसा आएगा उतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे, यानी कि ऋण सृजन कर पाएंगे। तो इसके लिए फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, अंशधारी बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए। जनता द्वारा बैंकों में अधिक जमा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जमा करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें भी होंगी, ये स्टेटमेंट भी सही है। रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो, जैसा कि मैंने बताया, अभी CRR में अगर हम कैश रिजर्व इसका जो % घटा देंगे, तो यानी कि जो हम 90 रुपये या 100 रुपये जो जमा कर रहे थे, अगर इसकी जगह पर हमें 50 रुपये जमा करना पड़े, तो हम बाकी के 50 रुपये को भी ऋण सृजन के रूप में या क्रेडिट क्रिएशन के रूप में यूज कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, और बढ़ेगा। तो इसका स्टेटमेंट 3 भी, यानी कि 14 के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, द मेन रीजन फॉर एन इंक्रीज इन द मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर के बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है। जैसा कि अभी हम पहले बात कर रहे थे कि मल्टीपल टाइम हम कैसे करेंगे, उसका एक मुख्य कारण क्या है, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम CRR बढ़ा देंगे तो बैंक के पास पैसा कम रह जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, अगर हम नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR में कमी कर दें, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, जैसा कि अभी हमने पहले देखा। इंक्रीज इन द कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल वृद्धि हो जाएगी, तो पैसा लोगों के हाथ में होगा, ना कि बैंक के पास, और बैंक को मनी मल्टीप्लायर करने के लिए पैसा बैंक के पास होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। होल्डिंग मोर कैश बाय द पब्लिक, यानी कि अगर जनता के हाथ में पैसा ज्यादा है तो भी वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाता है गलत। तो यानी कि ऑप्शन बी ओनली इज करेक्ट, है ना, डिक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अ रिडक्शन इन द बैंक रेट कैन इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट, बैंक दर से कमी में ऋण प्रवाह बढ़ सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर हम बैंक दर में कमी कर देंगे तो लोन सस्ता हो जाएगा, और लोन सस्ता हो जाएगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, तो पैसा ज़्यादा आएगा, तो मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट या ऋण प्रवाह जो है इंक्रीज हो जाएगा, स्टेटमेंट सही है। एंड इंक्रीज इन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कैन मेक लोन कॉस्टियर, यानी कि नीतिगत ब्याज दर में वृद्धि से ऋण महंगा हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जब ब्याज दर बढ़ेंगी तो ऋण महंगा हो जाएगा। अ रिडक्शन इन द रेपो रेट रिड्यूस मनी सप्लाई, रेपो दर में कमी से मुद्रा आपूर्ति घटती है, ये स्टेटमेंट गलत है। जब रेपो रेट की ब्याज दर हम कम करेंगे, रेट कम करेंगे, जब रेपो रेट को हम कम करेंगे तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा और बैंक ज़्यादा पैसा लोगों तक पहुंचा पाएगा, तो इसका मतलब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी ना कि कम होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और हमारा पहला और दूसरा सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, विद द रेफरेंस टू लिक्विडिटी इन द मनी मार्केट, मुद्रा बाजार में तरलता के बारे में, लिक्विडिटी इज इफेक्टेड बाय द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार क्रियाओं से तरलता प्रभावित होती है, ये स्टेटमेंट सही है।
ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओएमओ बोलते हैं। ये क्या होता है, इसमें बैंक बॉन्ड बेचती है या बॉन्ड खरीदती है। तो ऐसे में जब वो बॉन्ड जारी करेगी या बॉन्ड सेल करेगी, ऐसे में ये मार्केट को प्रभावित करेंगे। बैंक जब मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर रही होती है, तब इन सब चीज़ों को करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को यूज करती है। जब उसको या तो मार्केट में पैसा ज़्यादा लाना है या मार्केट से पैसा निकालना है। जब मार्केट में पैसा लाना होगा तो वो क्या करेगी, बॉन्ड्स को खरीदना शुरू कर देगी और उसके बदले पैसा देना शुरू कर देगी। और जब उसको मार्केट से पैसा निकालना होगा तब क्या करेगी, वो बॉन्ड जारी करेगी और लोग बॉन्ड खरीदेंगे, पैसा आरबीआई के पास। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस इफेक्टेड लिक्विडिटी, तो ये स्टेटमेंट सही है। एंड इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो रिड्यूस लिक्विडिटी, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि से तरलता घटती है, ये स्टेटमेंट सही है। जब आप सीआरआर बढ़ा दोगे तो बैंक के पास पैसा कम रह जाएगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज मींट इन इंक्रीज लिक्विडिटी, सीमांत स्थायी सुविधा दर तरलता बढ़ाने के लिए होती है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये इमरजेंसी लोन होता है जो बैंक आरबीआई से लेती हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडियन बैंकिंग इज, भारतीय बैंक में वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य है इंक्रीजिंग बैंक प्रॉफिट, लिंक यानी कि बैंकों के लाभ में वृद्धि, लिंकिंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी विद फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस, यानी सभी वर्गों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं से जोड़ना, विदेशी निवेश बढ़ाना, केवल ग्रामीण ऋण बढ़ाना, यानी कि इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग ओनली रूरल क्रेडिट। तो जो वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य है वो है लिंकिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विद फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन इज एन एसिड टर्म ए नॉन परफॉर्मिंग एसिड, अनुपयुक्त परिसंपत्ति यानी कि गैर निष्पादित परिसंपत्ति कब कही जाती है, यानी एनपीए कब कहा जाता है। तो इसका स्टेटमेंट बी सही है, जब ऋण की किस्त 90 दिन से अधिक से न चुकाई गई हो, यानी कि व्हेन द लोन इन इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड फॉर मोर देन 90 डेज। इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रायोरिटी सेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक या प्रयोज्य क्षेत्र नहीं है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये तो है, ये सही है। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये सही है। हाई इनकम प्राइवेट कंज्यूमर, हाई इनकम, ये स्टेटमेंट ये गलत है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें नॉट पूछा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक आय वाले निजी उपभोक्ता प्राइमरी सेक्टर में नहीं आते, सॉरी प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है,
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। रिजर्व बैंक द्वारा तरलता अवशोषण के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन, यानी कि आरबीआई को जब पैसा मार्केट से निकालना है तो वो कौन से साधनों का यूज करता है। अभी अभी हमने बात की ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर विचार करें। रिडक्शन इन द बेस इंटरेस्ट रेट मेक लोन चीपर। आधारभूत ब्याज दर में कमी से ऋण सस्ता होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, लोअर इंटरेस्ट रेट कैन इंक्रीज द प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, यानी कि ब्याज दर कम होने से निवेश की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। जब ब्याज दर कम होंगी तो लोग बैंक से ज़्यादा लोन ले पाएंगे, ज़्यादा ऋण ले पाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट कैन राइज एग्रीगेट डिमांड। निवेश में वृद्धि से समग्र मांग बढ़ सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, इन द बैंकिंग सेक्टर एसेट लायबिलिटी मिसमैच मीन्स। बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति और देयता असंगति का अर्थ क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। बैंक एक्सपेंडिंग एक्सेसिव क्रेडिट, यानी कि बैंक ऋण अधिक मात्रा में दें। मिसमैच बिटवीन द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, आस्ति और देयताओं की अवधि मेल न खाना। ये स्टेटमेंट सही है। सपोज करो कि हमारे पास एसेट है 1000 रुपीज का और लायबिलिटी भी है कितनी, लायबिलिटी भी है 1000 रुपीज की, बट जो एसेट है हमारे पास, हमको लायबिलिटी देनी है शॉर्ट टाइम में। सपोज कर को हमको नेक्स्ट 1 मंथ में इनको चुकाना है, और हमारे पास जो एसेट है ये मेच्योर होगा, इसका पीरियड है 3 मंथ। तो इनके बीच में जो टाइम गैप है इसको कहते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच। समझ में आया कि हमको 1000 रुपये की लायबिलिटी पे करनी है, अदा करनी है, और हमारे पास एसेट भी है 1000 रुपीज़ का, लेकिन उसका जो मैच्योर टाइम पीरियड है वो 3 मंथ का है, और हमें इन 1 मंथ हमको ये देना है। तो ये जो मिसमैच हो रहा है इसको बोलते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मीन्ट बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वित्तीय स्थिरता से क्या तात्पर्य है। ऑप्शंस देखते हैं। अनसर्टेनिटी इन द कैपिटल मार्केट, जब मार्केट में ही अनसर्टेनिटी है तो स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ये सही है। डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ इन्वेस्टरों की संख्या में कमी, निवेशकों की संख्या में कमी, तो ये स्टेबिलिटी नहीं है। एक्सेसिव इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि, ये भी स्टेबिलिटी नहीं है, ये भी स्थिरता नहीं है। तो इसका सिर्फ एक ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। रिप्लेसिंग वुडन plugs with steel plugs in the agricultural production is an example of। कृषि उत्पादन में लकड़ी के हल की जगह इस्पात के हल का उपयोग करना किसका उदाहरण है? लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोसेस, कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोसेस, कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी प्रोसेस, या नॉन ऑफ दीज। श्रमवर्धक तकनीकी प्रगति, पूंजीवर्धक तकनीकी प्रगति, पूंजी ह्रासक तकनीकी प्रगति, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी सही है, इसका बी सही है। एक्चुअल में ये जो कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी होती है, इसका मकसद होता है इफिशियंसी बढ़ाना। हमने अगर लकड़ी के हल की जगह पे इस्पात का हल लिया तो इससे क्या होगा? इफिशियंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसका क्या हो जाएगा? कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 26, मुद्रास्फीति के संदर्भ में यानी कि विद द रेफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल आइटम्स, ये स्टेटमेंट सही है। हेडलाइन इन्फ्लेशन रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल प्राइस इन्फ्लेशन, यानी कि जो शीर्षक या सार्वत्रिक मुद्रास्फीति होती है समग्र मूल्य स्तर को दर्शाती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन अक्योर व्हेन एग्रीगेट डिमांड्स एक्सीड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब समग्र मांग उत्पादन क्षमता से अधिक हो। ये भी सही है, जब मांग उत्पादन से ज़्यादा हो जाएगी तो मुद्रास्फीति होने लगेगी और वो मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाएगी, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाएगी। ये स्टेटमेंट भी ज़्यादा है, यानी कि हमारा प्रोडक्शन 10 आइटम गुड्स बनाता है और हमारी डिमांड 20 गुड्स की है, तो डिमांड्स ज़्यादा है और ज़्यादा डिमांड्स होने की वजह से जो इन्फ्लेशन होगा उस इन्फ्लेशन को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉजेज ऑफ द कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, निम्नलिखित में से कौन सा लागत जनित मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। रैपिड इंक्रीज इन वेजेस, यानी कि मजदूरी में तीव्र वृद्धि। रैपिड इंक्रीज इन द कंज्यूमर डिमांड, उपभोक्ता मांग में तीव्र वृद्धि। इंक्रीज इन द टैक्स रेवेन्यू, यानी कि कर राजस्व में वृद्धि। और स्टेबिलिटी इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में स्थिरता। जब ये चीजें सब स्थिर हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो कारण ही नहीं हो सकती। इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट ये कोई कॉस्ट का या किसी भी जनित मुद्रास्फीति का ये कारण नहीं है। इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड, अगर कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है, उपभोक्ता की मांग बढ़ रही है, तो ये कारण होगा कॉस्टफुल इन्फ्लेशन या डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, ना कि कॉस्टफुल का। और रैपिड इंक्रीज इन वेजेस, यानी कि मजदूरी में तीव्र बढ़ रही है, यानी मजदूरी बढ़ेगी तो इसका मतलब लागत बढ़ेगी। कार्य करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है और मजदूर पैसा ज़्यादा लेगा तो वो उसका इफेक्ट गुड्स पे पड़ेगा, तो जिसकी वजह से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जिसको बोलेंगे हम लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका, क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, इन द प्राइस इंडेक्स कीप राइजिंग कंटिन्यूअसली बट द रेट ऑफ इंक्रीज डिक्लाइन, what is the
व्हाट इज दिस सिचुएशन कॉल्ड? यदि मूल्य सूचकांक लगातार बढ़ रहे हैं किंतु वृद्धि दर घट रही है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ये डिसइंफ्लेशन की डेफिनेशन है, तो इसका जो ऑप्शन है ये बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के स्थिर होने से मूल्य स्तर को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। अनएंकर्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन मेक इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल द प्राइस लेवल, ये सही है। एक्चुअल में ये एक ऐसी स्थिति है जब लोग फील करने लगते हैं कि इन्फ्लेशन, फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो जाएगा और आरबीआई अब उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो लोग खुद से प्राइस या सेलिंग या इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 है, सप्लाईज शॉक कैन बी कंट्रोल ओनली बाय रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। आपूर्ति आघातों को केवल ब्याज दर कर कम करके नियंत्रित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 का केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, बेरोजगारी के प्रकारों में विद द रेफरेंस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट structural unemployment occur when there is a mismatch between the labor skill and available job। संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब श्रम, कौशल और उपलब्ध बेरोजगार में असमानता होती है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ये डेफिनेशन ही है इनकी। स्टेटमेंट सेकंड, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्परेरी इन नेचर। घर्षणात्मक बेरोजगारी अस्थायी होती है, ये स्टेटमेंट सही है। ये जो फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये होता है कि जब हमने या तो कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं और हमको जॉब मिल जाएगी, तो ये कोई फिक्स्ड नहीं है, अस्थायी होती है। या फिर हमने कोई जॉब स्विच की है, यानी कि एक जॉब छोड़ी है, हम दूसरी जॉब की तलाश हैं, तो जल्दी दूसरी जॉब मिल जाएगी तो वो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो कि टेम्परेरी होती है। चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्र के संकुचन चरण से जुड़ी हुई होती है, यानी कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके तीनों सही हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफ्लेशन। अपस्फीति यानी मूल्य ह्रास के परिणाम क्या हैं? अपस्फीति होगी तो उसके परिणाम क्या होंगे? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में डिक्लाइन, उपभोक्ता खर्च घटेगा। ये भी सही है, ये स्टेटमेंट सही है। डिफ्लेशन होता क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं। जब गुड्स एंड सर्विस की वैल्यूज में या प्राइस में कंटिन्यूअसली कमी हो रही होती है, डिक्रीजमेंट हो रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। और जब मूल्य में कमी हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, लोगों को सस्ता सामान मिलेगा, तो इसका मतलब उपभोक्ता का खर्च कम हो सकता है। जिसको एक किसी चीज़ के लिए 5 रुपये या 10 रुपये पे करने पड़ रहे थे, उसको हो सकता है 2 या 3 रुपये में वो सामान मिलना शुरू हो जाए, तो खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो सकता है।
प्रोडक्शन में डिक्रीज, उत्पादन में कमी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। जब चीज़ें सस्ती होने लगेंगी तो लॉस होने लगेगा। तो प्रोडक्शन में डिक्रीजेज, द रियल बर्डन ऑफ डेप्ट में इंक्रीज, वास्तविक ऋण भार बढ़ सकता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपाय। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मांग जनित मुद्रास्फीति होगी जब लोगों के पास पैसा होगा, यानी मार्केट में लिक्विडिटी होगी। तो सरकारी व्यय में कटौती, यानी कि सरकार मार्केट में पैसा कम करना शुरू कर देगी तो क्या होगा, पैसा कम होगा, और पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी। तो यानी कि स्टेटमेंट ए करेक्ट। इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर में वृद्धि कर दो तो लोन कम होगा, लेंगे लोग, महंगा ऋण हो जाएगा तो ऋण कम लेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में पैसा कम होगा, वो भी मांग जनित मुद्रास्फीति को कम करने का काम करेगा। रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष करों में कमी, ये गलत है। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में कमी कर दोगे तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो लोग तो फिर ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। 32 का फर्स्ट एंड सेकंड सही है, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर विचार करें। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इज बेस्ड ऑन द कंजप्शन बास्केट ऑफ एवरेज कंज्यूमर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आम उपभोक्ता के उपभोग टोकरे पर आधारित होता है। ये स्टेटमेंट सही है। द होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि WPI इंक्लूड प्राइसेस ऑफ सर्विस, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें सर्विस नहीं, ओनली गुड्स ऐड किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन की विशेषताएं क्या हैं। हाई अनएम्प्लॉयमेंट सही है। स्टैग्नेशन इन द प्रोडक्शन ग्रोथ, उत्पादन वृद्धि में ठहराव, ये भी सही है। और राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, मुद्रा स्तर में वृद्धि होती है, ये भी सही है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेकार कहें या सबसे घातक या खतरनाक जो स्थिति होती है वो होती है स्टैगफ्लेशन की, जिसमें तीनों जगह पर ही कंट्रोल करना या उनको संभालना मुश्किल होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, according to the Government of India Gazette notification dated 21 March 2025, and enterprises shall be classified as a micro, small and medium enterprises on the basis of the following criteria। यानी कि भारत सरकार के 21 मार्च 2025 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार किसी उद्यम को निम्नलिखित मापदंड के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये जो डेफिनेशंस हैं, ये तीनों डेफिनेशन हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की। तो पहले देख लेते हैं। अ माइक्रो एंटरप्राइजेज वेयर इन्वेस्टमेंट इज प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 2.5 CR,
एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 CR। ये स्टेटमेंट सही है। अब ये चेंज हुए हैं, पहले ये 1 और 5 था। सेकंड है एज स्मॉल एंटरप्राइजेस वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 25 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि जो मध्य उद्यम हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी आर इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। ये स्टेटमेंट गलत है, ये इसकी जगह पे 125 एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 500 करोड़। ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें हमारे फर्स्ट एंड सेकंड दो स्टेटमेंट सही हैं। इसके ऑप्शंस नीचे होंगे आई थिंक। इनकी केवल दो, ओनली 2। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय माना जाता है? पेमेंट ऑफ सैलरी एंड पेंशन, ये सही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये गलत है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बांध निर्माण, ये भी कैपिटल में। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी की खरीद, ये भी कैपिटल, यानी कि पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 37, मौद्रिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद द रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज consultation with the RBI determined the inflation target in term of the consumer price index once every year। once every year, तो ये once every year यहाँ जाके स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये every year नहीं, every 5 year होगा। Section 45ZB of the RBI Act provides for the construction of the 6-member Monetary Policy Committee MPC। RBI अधिनियम की धारा 45ZB में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के गठन का प्रावधान करता है। ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि ओनली 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, विद द रेफरेंस टू फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय माइनस के कुल प्राप्तियां, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस के टोटल रिसिप्ट। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर। राजकोषीय नीति का उद्देश्य है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एकदम सही है। डिमांड एंड डिमांड मैनेजमेंट, मांग प्रबंधन, ये भी सही है। कंट्रोलिंग द प्राइस लेवल, मूल्य स्तर को नियंत्रण करना, मूल्य स्तर को नियंत्रण करना, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। इसके हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विद द रेफरेंस टू पब्लिक डेब्ट विद ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सार्वजनिक ऋण यानी कि इट्स कैन बी यूज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। शॉर्ट टर्म डेब्ट्स इज कॉल्ड
ट्रेजरी बिल ये भी सही है। पब्लिक डेप्ट कैन इंक्रीज द इंटरेस्ट बर्डन, यानी कि सार्वजनिक ऋण से ब्याज भार बढ़ सकता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। पब्लिक डेप्ट इज ऑल्सो यूज टू फाइनेंशियल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक ऋण का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने में भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका फाइनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए और उसके उपयोग को भरने के लिए नहीं यूज किया जा सकता। ऑप्शन डी एक गलत है, तो इसका हमने नॉट करेक्ट ही पूछा था इसमें, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, The main objective of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, यानी कि FRBM का मुख्य उद्देश्य क्या है? FRBM का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर प्रणाली का सरलीकरण, राजकोषीय घाटे का नियंत्रण, प्रत्यक्ष करों को समाप्त करना, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स सिस्टम, controlling of the fiscal deficit, abolition of direct taxes and increase money supply। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कंट्रोलिंग द फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना FRBM एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 42, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा है फिजिकल डेफिसिट माइनस के इंटरेस्ट पेमेंट, यानी राजकोषीय घाटा माइनस के ब्याज भुगतान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स? वस्तु एवं सेवा कर, ये गलत है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है। कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड, सकल पूंजी निर्माण में निम्नलिखित में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। परचेज ऑफ द न्यू मशीनरी, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि सकल पूंजी निर्माण, इसमें परचेज ऑफ न्यू मशीनरी कैपिटल है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इन एन इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर में लीड टू, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से, ऑप्शन देख लेते हैं। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग बढ़ सकती है, स्टेटमेंट सही है। सार्वजनिक ऋण एक्सपेंडिचर का मैंने पहले ही बताया था, जब सरकार पैसा मार्केट में भेजने लगे, जनता तक पैसा पहुंचाने लगे, तो उनके हाथ में पैसा आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो डिमांड भी बढ़ सकती है, बढ़ेगी। इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ सकता है, ये भी सही है। ऑटोमेटिक डिक्लाइन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश स्वतः घट जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 का फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। इन द क्वेश्चन नंबर 46, इन द टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मीन्स, कर व्यवस्था में प्रगतिशील कर क्या होगा? प्रगतिशील कर होगा जब आय भी बढ़े और उसके साथ कर भी बढ़े, इसका ऑप्शन ए सही है। टैक्स रेट इंक्रीज इनकम डिक्रीज, आय घटने पर कर घट जाए, गलत है। आय घटने पर कर दर स्थिर रहना, ये भी गलत है। सभी पर समान कर दर, ये भी गलत है, तो स्टेट जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47, मेजर्स टू, क्वेश्चन नंबर 47, मेजर टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिफिसिट, राजस्व घाटे को कम करने के उपाय।
रिडक्शन इन द गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सरकारी उपभोग व्यय में कमी, ये स्टेटमेंट सही। एक्सपेंशन ऑफ द टैक्स बेस, कर आधार का विस्तार और ब्याज दर में वृद्धि, और ब्याज दर में वृद्धि, और ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है गलत, क्योंकि ये जो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ये मॉनेटरी पॉलिसी का हो जाता है और ये आरबीआई का टूल है, ना कि गवर्नमेंट का, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसका फर्स्ट एंड सेकंड सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्ति है। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब ये है कि ऐसी प्राप्ति जो हमें लायबिलिटी क्रिएट करे, यानी देयता क्रिएट करे। तो कर राजस्व ये पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, डिविडेंड लाभांश ये भी नहीं है, उधारी बोरोइंग, अगर हम किसी से पैसा लेते हैं तो पूंजीगत प्राप्ति, लायबिलिटी जितना लेंगे उतना देना भी है, ये स्टेटमेंट सही है। फीस एंड फाइन्स ये पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू कर्व इन्फ्लेशन रिप्रेजेंटेड विच टाइप ऑफ पॉलिसी, मुद्रास्फीति को रोकने हेतु सरकार द्वारा व्यय कटौती करना किस प्रकार की नीति है। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, ये गलत है, ये होगी संकुचनवादी यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, संकुचनवादी राजकोषीय नीति। क्वेश्चन नंबर 50, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति के उपकरण क्या होंगे। टैक्स सिस्टम, ऑप्शन ए है टैक्स सिस्टम, ये सही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी सही है। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, ये गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भुगतान संतुलन में निम्नलिखित भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में के अंतर भुगतान संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं। विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ये तीनों ही करेक्ट हैं, ये तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट। ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस, इनकम ट्रांसफर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी 52 का डी, ये नहीं है, ये चालू खाते का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, in the market determined exchange rate system, विनिमय दर के बाजार निर्धारित तंत्र में
द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। विनिमय दर मांग आपूर्ति से निर्धारित होती है। ये स्टेटमेंट सही है। द सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरवेंस इन एनी मैनर द सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरवेंस इन एनी मैनर। ये गलत है क्योंकि ये इंटरवेंस कभी कर सकती है इसमें। और ऑप्शन 3 द सिस्टम में लीड टू फंक्शंस इन द एक्सचेंज रेट। ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि यह व्यवस्था दर में उतार चढ़ाव ला सकती है। ये सही है, यानी कि इसका पहला और तीसरा सही है। 53 का ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 द रियर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रियर इंक्लूड वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में सम्मिलित होते हैं डिफरेंसेस इन प्राइस लेवल बिटवीन कंट्रीज। देश के मूल्य स्तर में अंतर। ये स्टेटमेंट सही है। बायलैटरल एक्सचेंज रेट द्विपक्षीय विनिमय दर। ये भी सही है। वेट्स ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स यानी कि प्रमुख व्यापारी साझेदारों का वजन। ये स्टेटमेंट भी सही है। और 54 के तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है इफ अ कंट्री करेंसी बिकम स्ट्रॉन्ग। यदि किसी देश की मुद्रा मजबूत हो तो क्या हो सकता है? एक्सपोर्ट में बिकम कॉस्टलियर यानी निर्यात महंगा हो सकता है। ये स्टेटमेंट सही है। यदि मुद्रा मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, सपोज करो कि अभी मुद्रा की वैल्यू $1 के बराबर में 91 रुपीज .82 पैसे के बराबर है समथिंग। यदि यह $1 बराबर 50 रुपये के बराबर हो जाए, यानी कि रुपये की स्थिति मजबूत हो जाए, और अगर हम निर्यात करें, अपना कोई सामान बेचें अमेरिका को, तो जहां हमें पहले $1 के बदले 92 रुपये मिलने वाले थे, अब वो 50 रुपये मिलेंगे। इसके लिए हमारे लिए वो निर्यात कैसा पड़ेगा? महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो निर्यात महंगा हो सकता है। इंपोर्ट में बिकम चीपर, आयात सस्ता हो सकता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि अब हमें अमेरिका के $1 की वैल्यू के बराबर के गुड्स के लिए जहां 92 रुपीज़ के आसपास पे करना पड़ता था, अब हमें वहां 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आयात सस्ता हो सकता है। स्टेटमेंट बी भी सही है। द ट्रेड डिफिसिट में इंक्रीज, व्यापार घाटा बढ़ सकता है। यदि हम किसी से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो व्यापार घाटा बढ़ने के चांस बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड बैलेंस ऑफ पेमेंट असिस्टेंट। इसका उद्देश्य भुगतान संतुलन सहायता प्रदान करना है। ये स्टेटमेंट सही है। इट्स प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, यह विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा देता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इट्स लैंड्स ओनली टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये स्टेटमेंट गलत है। नॉट ओनली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57
विद द रेफरेंस टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में, द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल एडवोकेट्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल मेंबर, यानी सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र सिद्धांत सभी सदस्यों को समान व्यवहार देने की बात करता है। ये स्टेटमेंट सही है। मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन आर इट्स कोर फीचर, बहुपक्षीय व्यापार वार्ता इसकी मूल विशेषता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इंश्योर कंप्लायंस विद द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यह वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकारों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई के बारे में क्या विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की विशेषता है? शॉर्ट टर्म स्पेक्युलेटिव कैपिटल, ये गलत है क्योंकि एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होती है। टेंडेंसी ऑफ एक्सरसाइज टेक्नोलॉजिकल मैनेजेरियल कंट्रोल, तकनीकी प्रबंधकीय नियंत्रण की प्रवृत्ति, ये स्टेटमेंट इसका सही है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, when do India foreign exchange reserve increase, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि कब होती है? इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगमन, जब एफडीआई आएगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में रिजर्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो उसके बदले हमें फॉरेन रिजर्व मिलेगा, तो ये भी सही है। इंक्रीज इन गोल्ड रिजर्व, स्वर्ण भंडार में वृद्धि, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित है? इसका ऑप्शन ए सही है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट स्कीम, शुल्क मुक्त आयात योजना, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद क्या है? What is meant by the protectionism in the international trade? High custom duties, उच्च सीमा सुरक्षा। संरक्षणवाद का मतलब है जब कोई देश संरक्षणवाद की नीति अपना रहा होता है तो फॉरेन चीज़ों को अपने यहाँ आने से रोकने की कोशिश करता है, उसके लिए हाई कस्टम ड्यूटीज, ये स्टेटमेंट सही है। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, आयात पर प्रतिबंध लगाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देता है, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज एबव, यानी कि सभी सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 62, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर आर एसोसिएट विद द एसडीआर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि आईएमएफ से रिलेटेड है, इसका ऑप्शन सी सही है। 63, विद द रेफरेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के संदर्भ में, ऑप्शंस देखते हैं। आ करंट अकाउंट इम्बैलेंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट, चालू खाते में असंतुलन को पूंजी खाते की अधिशेषता से पूरा किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड, भुगतान संतुलन
हमेशा संतुलित रहता है, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका पहला और दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। रीजन फॉर एन इंक्रीज इन द ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट, सार्विक व्यापार घाटा बढ़ने के जो कारण हैं वो क्या हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आयात में वृद्धि, यदि हम आयात ज़्यादा करेंगे तो ये इसका एक कारण होगा, ट्रेड डेफिसिट का एक कारण होगा आयात वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन इंपोर्ट। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, ओबियसली यदि हम निर्यात में कमी करेंगे तो व्यापार घाटा बढ़ेगा। एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन यानी कि विनिमय दर का मूल्यांकन, ये भी यानी कि इसका ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार में क्या क्या शामिल है। पेटेंट, ये भी सही है। कॉपीराइट, ये भी सही है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भूसंकेतक, ये भी सही है। स्टैंडर्ड सेटिंग यानी कि मानक निर्धारण, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका पहला, दूसरा और तीसरा, तीन सही है, चौथा गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, पूंजी बाजार की निम्न विशेषताएं हैं, देखते हैं। फीचर ऑफ द कैपिटल मार्केट इंक्लूड फीचर ऑफ द कैपिटल मार्केट इंक्लूड, पूंजी बाजार की निम्न विशेषताएं हैं। प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, ये स्टेटमेंट सही है। ट्रेडिंग इन इंस्ट्रूमेंट सच एज अ शेयर, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, शेयर बाजार, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर जैसे साधनों का प्रयोग या साधनों का व्यापार, ये सही है। उच्च तरलता की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ हाई लिक्विडिटी, ये भी सही है। इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार का कार्य, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक बाजार का कार्य है। इश्यू न्यू सिक्योरिटीज, इसका ऑप्शन ए सही है, नई प्रतिभूतियों का निर्गम। बी, रीसेल ऑफ सिक्योरिटी, ये प्राथमिक बाजार का नहीं है। प्रतिभूतियों की पुनः बिक्री, प्रतिभूतियों की कीमत निर्धारण, शेयर खरीद फरोख्त का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ शेयर ट्रेडिंग, ये सब नहीं है। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रोटेक्शन द इंटरेस्ट, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, ये सेबी का काम है, ये सही है। रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, प्रतिभूति बाजार का विनियमन, ये भी सही है। डिटरमाइनिंग द टैक्स सिस्टम, कर व्यवस्था, ये गलत है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है, ये सेबी का काम नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड आर रॉन्ग। तो बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 and 2 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 69, मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि बाजार पूंजीकरण का अर्थ है शेयरों की संख्या मल्टीप्लाई बाई शेयरों का बाजार मूल्य, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स एंड मल्टीप्लाई बाई मार्केट प्राइस शेयर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, Which of the following is an example of derivative? निम्नलिखित में से कौन सा डेरिवेटिव का उदाहरण है? डेरिवेटिव का मतलब होता है वो गुड्स, वो वस्तुएं जिनकी वैल्यू किसी और एसेट की वजह से ड्राइव हो रही होती हैं। ऐसे गुड्स को बोलते हैं हम डेरिवेटिव्स। तो इसका है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बचत खाता, सावधि खाता, चालू खाता, यानी कि सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट। तो ये वायदा अनुबंध जो है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये इसका सही आंसर है। जैसा कि मैंने बताया, जो ड्राइव हो रही होती हैं किसी और एसेट के वजह से। तो इसका स्टेटमेंट ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 71, आ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की विशेषता है, इसका ऑप्शन बी सही है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो होता है, इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? द कैपिटल मार्केट इफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लॉन्ग रन, द कैपिटल मार्केट इफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लॉन्ग टर्म, ये स्टेटमेंट सही है। और इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट इज रिस्क फ्री, पूंजी बाजार में निवेश जोखिम रहित होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इन्वेस्टमेंट जोखिम रहित नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो हमारा ए सही है, यानी कि ओनली वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है, कॉजेज ऑफ एक्सेसिव वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में अत्यधिक अस्थिरता के कारण हैं ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, ये भी सही है। फ्लैक्सेशन इन क्रूड ऑयल प्राइस, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, ये भी सही है। इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर में वृद्धि, ये भी सही है। तीनों सही हैं, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, with reference to agriculture sector, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड पॉलिसी रिव्यू, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत तथा नीति समीक्षा के आधार पर होता है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। यूनिवर्सल प्रिक्योरमेंट एट एमएसपी इज ऑलवेज मैंडेटरी, एमएसपी से सार्वभौमिक खरीद सदैव अनिवार्य होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैन इंक्रीज फार्मर
प्राइस रियलाइजेशन, कृषि विपणन में संरचनात्मक सुधार, अवसंरचना सुधार किसानों की प्राप्ति मूल्य को बढ़ा सकता है। ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसके फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, किसी देश में कर और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि टैक्स एंड जीडीपी रेशियो का अनुपात में गिरावट होती है तो यह निम्नलिखित में से क्या सूचित करता है? डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, करेक्ट, इनकरेक्ट, सॉरी गलत है। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय का कम समान वितरण, ये भी गलत। इसका मतलब इसकी दोनों स्टेटमेंट गलत है, नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, मेजर फीचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की प्रमुख विशेषता हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी कि उच्च उपज वाले बीज, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उपकरणों का व्यापक प्रयोग, ये भी सही है। एक्सपेंशन ऑफ रेन फेड एग्रीकल्चर, वर्षा आधारित खेती का विस्तार, ये गलत है। सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना, बिना वर्षा के भी वर्षा पर डिपेंडेंसी घटाना, ये क्या है? हरित क्रांति की विशेषता है, ना कि वर्षा पर डिपेंडेंसी बढ़ाना। तो 3 स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट रिफॉर्म यानी कि एपीएमसी रिफॉर्म इज, कृषि मंडी सुधार का उद्देश्य है इंक्रीजिंग कंपटीशन इन एग्रीकल्चरल मार्केट, कृषि विपणन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 विद रेफरेंस, क्वेश्चन नंबर 78 with the reference to Indian industry, भारतीय उद्योग के संदर्भ में the Indian industrial policy of 1991 abolished the license राज, औद्योगिक नीति 1991 ने लाइसेंस राज्य को समाप्त किया, ये स्टेटमेंट सही है। The 1991 reform remove restriction on the private sector, 1991 के सुधारों में निजी क्षेत्र पर से प्रतिबंध हटाए गए, ये स्टेटमेंट भी सही है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 हैड स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, औद्योगिक नीति 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का विशेष प्रावधान किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया गया था, लिबरलाइजेशन की बात हुई थी। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 78 फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 79, क्वेश्चन नंबर 79, with reference to micro, small and medium enterprises MSMEs, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के संबंध में, they play an important role in employment generation, ये रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। The manufacturing cost is always higher than that of large industry, यानी कि
इनकी विनिर्माण लागत सदैव बड़े उद्योगों से अधिक होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑलवेज हायर देन, ये स्टेटमेंट ये गलत है। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट इज सिग्निफिकेंस, निर्यात में इनका योगदान उल्लेखनीय है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्सपोर्ट में एमएसएमई सेक्टर का लगभग 40 से 45 यानी 40 to 45% योगदान है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, रीजन फॉर द ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र के बढ़ते योगदान के कारण हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। इंक्रीज इन नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज, ऑप्शन सही है। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का तीव्र विस्तार, ये भी सही है। और रिलेटिव डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि तथा उद्योग का सापेक्ष क्षरण, ये स्टेटमेंट भी सही है। इन कंपेयर ऑफ सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसकी तीनों सही है, 80, 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, इन द इंडियन इकोनॉमी द सर्विस सेक्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र हैज द लार्जेस्ट शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में उच्चतम हिस्सा रखता है, ये स्टेटमेंट सही है। इट्स ग्रोथ इंश्योर अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, इसका विकास रोजगार में समान वृद्धि सुनिश्चित करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। सर्विस सेक्टर के इंक्रीमेंट की कंपेयर में यहाँ का जो रोजगार सृजन का जो इंक्रीमेंट है वो कम है। 55 से 60%, 55% के आसपास का हिस्सेदारी रखता है सर्विस सेक्टर इंडियन जीडीपी में, तो उसके हिसाब से इसका जो रोजगार है वो इतना नहीं है। इज अ मेजर बेसिस ऑफ इंडियाज स्ट्रेंथ इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत की शक्ति का प्रमुख आधार है, ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, विद द रेफरेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना के संबंध में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऊर्जा अवसंरचना औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत है, ये स्टेटमेंट सही है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंस मार्केट कनेक्टिविटी, परिवहन अवसंरचना से बाजार संपर्क बढ़ता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज नो इम्पैक्ट ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अवसंरचना में सरकारी निवेश का निजी निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, रीजन ऑफ द हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया, भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट अधिक होने के कारण है। ऑप्शन ए एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन रोड ट्रांसपोर्ट, स्टेटमेंट सही है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, भंडारण सुविधाओं की कमी, ये स्टेटमेंट भी सही है। और ऑप्शन 3 एब्सेंस ऑफ
मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, बहुमॉडल परिवहन का अभाव है, ये स्टेटमेंट भी सही है। 83 के तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। रिवर्स रेपो रेट 5.25, ये सही है। नीति रेपो रेट दर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5%, ये भी सही है। बैंक रेट 5.50, बैंक दर 5.50 है, ये भी सही है। रिजर्व रेपो रेट 3.00, ये गलत है, ये अभी 3.35% है शायद। आरबीआई की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर लेना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आरबीआई की जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं उनको आरबीआई की वेबसाइट पर जाके सर्च करने की आदत होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसका ये स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 यानी ओनली 3 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉज ऑफ क्वेश्चन नंबर 85, कॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर इन द इंडस्ट्री सेक्टर। उद्योग क्षेत्र में कुशल श्रम की कमी के कारण क्या है? लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, ये स्टेटमेंट सही है। इंडिकेट टेक्निकल ट्रेनिंग, तकनीकी प्रशिक्षण की कमी, ये स्टेटमेंट भी सही है। इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन, स्वचालन का प्रभाव, ये भी सही है, यानी कि इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। विद द रेफरेंस टू 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में स्टेटमेंट देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान वाज टू प्रोवाइड अ कोऑर्डिनेटेड डायरेक्शन टू इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक विकास को समन्वित दिशा देना होता है या देना था, ये स्टेटमेंट सही है। द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार पूंजी प्रधान औद्योगिकरण था, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट थर्ड, द मेन गोल ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान वाज फास्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य तेज तथा समावेशी विकास था, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87। फीचर ऑफ द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। 1991 के आर्थिक सुधारों की विशेषताएं। लार्ज स्केल रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली में व्यापक कमी, ये स्टेटमेंट सही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी इसके बारे में। अलाइंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मैनी सेक्टर। लिबरलाइजेशन की बात हुई थी, तो जिसमें विदेशी निवेश को अनेक क्षेत्रों में अनुमति दी गई थी। ऑप्शन 3 पार्शियल मार्केटेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, विनिमय दर का आंशिक बाजारीकरण। ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, इसके तीनों स्टेटमेंट सही है। 87 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है, तो 87 हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। Next question 88. In the central bank failed to achieve the inflation target
इट शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटिंग, यदि बैंक मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो वह केंद्र सरकार को निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट पेश करेगा। इसके बारे में देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। द रीजन फॉर फेलियर टू अचीव इन द इन्फ्लेशन टारगेट, मुद्रास्फीति को के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थता के कारण ये बताएगा। ये स्टेटमेंट सही है। द प्रपोज रेमेडियल एक्शन टू बी अंडरटेकन बाय द बैंक, बैंक द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाइयां, वो भी बताएगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट है एन estimate of the time period within which is the inflation target shall be achieved through timely implementation of the proposed remedial action, यानी कि उस समयावधि का एक अनुमान जिसके भीतर प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाइयों के समयानुकूल कार्यान्वयन के अनुसार मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। यानी कि वो बताएगा कि हम इस समय के अंतर्गत जो भी मुद्रास्फीति लक्षित की गई थी उसको अचीव कर लेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, with the reference to the monetary policy committee, consider the following statement. MPC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। The MPC determined the policy repo rate required to achieve the inflation rate. MPC मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो रेट निर्धारित करती है। ये स्टेटमेंट सही है। The MPC must meet at least 4 times a year and the quorum for its meeting is 4 members. ये स्टेटमेंट भी सही है। Each member of the MPC has 1 vote and in case of a tie the governor has a second or casting vote. एमपीसी के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है और मतों की समानता की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा यानी कि एक निर्णायक मत होता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, विद द रेफरेंस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आईपीआर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। दे प्रमोट इनोवेशंस, इसके द्वारा नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है, ये स्टेटमेंट सही है। द ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट इज लिमिटेड, पेटेंट की अवधि सीमित होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। आईपीआर इज कन्फाइंड ओनली टू साइंटिफिक रिसर्च, आईपीआर केवल वैज्ञानिक अनुसंधानों तक सीमित है, ये स्टेटमेंट गलत है। कॉपीराइट प्रोटेक्ट लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, यानी कॉपीराइट अधिकार साहित्य एवं कलात्मक कृतियों की रक्षा करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यानी कि हमें को क्या है, नॉट करेक्ट करना है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, which of the following statement has the Reserve Bank of India recently adopted in the monetary policy? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मौद्रिक नीति में निम्न में से कौन सा रुख अपनाया है? तो इसका है ऑप्शन सी इज राइट, टाइट स्टेंस यानी कि कड़ा रुख अपनाया है। 92, हाल में भारत में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ने का प्रमुख कारण क्या माना गया? What has been considered the main reason of the
रिसेंट राइज इन फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, ऑप्शंस देख लेते हैं। डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड एंड पल्स, ये गलत है। इंक्रीज इन द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, भंडारण एवं परिवहन लागत में वृद्धि, ये स्टेटमेंट भी गलत है। सीजनल शॉर्टेज ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों की मौसमी कमी, ये सही है, यानी कि ओनली 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। The main reason for the recent decline in Indian foreign exchange reserve is, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में हाल ही में गिरावट का मुख्य कारण क्या था? उसका कारण था विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का निर्गमन, यानी कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। रिडक्शन इन गोल्ड रिजर्व्स, ये गलत है। डिक्लाइन इन फॉरेन डेप्ट, विदेशी ऋण में कमी, ये भी गलत है। और स्टेबिलिटी इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, निर्यात आयात में अस्थिरता, ये भी गलत है। तो इसका जो मेन रीजन है, ऑप्शन ए सही है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। द क्वेश्चन नंबर 94, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट रिसेंट इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज, हाल ही में सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि का मुख्य उद्देश्य या वृद्धि का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अवसंरचना विकास, ये स्टेटमेंट सही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन, ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टिमुलेटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी निजी निवेश को उत्प्रेरित करना, ये स्टेटमेंट गलत है। 94 का फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, क्वेश्चन नंबर 95, द रीजन फॉर द रिसेंट इंक्रीज इन इंडियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी में संग्रह बढ़ने का कारण अभी क्या था? इंप्रूवमेंट इन टैक्स कॉम्प्लियंस, यानी कर अनुपालन में सुधार, ये स्टेटमेंट सही है। एक्सपेंशन ऑफ द ई चालान सिस्टम, ई चालान व्यवस्था का विस्तार, ये भी सही है। इंक्रीज इन टैक्स रेट, कर दर में वृद्धि, ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, व्हाट इंपैक्ट डज अ राइज इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस हैव ऑन इंडिया, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्टेटमेंट देख लेते हैं। द करंट अकाउंट डिफिसिट में इंक्रीज, चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है। इंपोर्ट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, आयात व्यय बढ़ सकता है। पेट्रोल डीजल के खुदरा मूल्य बढ़ सकते हैं। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, recently in which sector has India showcased digital public infrastructure, यानी DPI has a global model, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI को वैश्विक मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया है? तो वो है डिजिटल पेमेंट। इसका ऑप्शन ए।
डिजिटल पेमेंट में खास करके यूपीआई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, वाई हैज द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC बीन इन द न्यूज रिसेंटली? हाल में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा क्यों चर्चा में रहा? इट कैन स्ट्रेंथन ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ कर सकता है। ये स्टेटमेंट सही है। इट कैन डाइवर्सिफाई इंडिया ट्रेड रूट, यह भारत के व्यापार मार्गों में विविधता ला सकता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज अ पार्ट ऑफ एशिया अफ्रीका ब्रिज प्रोजेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि इसका पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट रिसेंटली इश्यू ऑफ ग्रीन बॉन्ड? हाल में सरकार द्वारा हरित या ग्रीन ऋण पत्र जारी करने का मुख्य उद्देश्य था एक विदेशी मुद्रा का भंडारण, एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ऑप्शन बी, मोबिलाइजिंग फंड फॉर सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम्स हैज रिसेंटली बीन इन डिस्कशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? हाल ही में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन यानी PLI योजना की चर्चा निम्नलिखित में से किस कारण से हुई? एनहेंसिंग एक्सपोर्ट कैपेसिटी, निर्यात क्षमता बढ़ाना, ये स्टेटमेंट सही है। प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना, ये स्टेटमेंट भी सही है। अट्रैक्टिंग फॉरेन कंपनीज फॉर प्रोडक्शन, विदेशी कंपनियों को उत्पादन हेतु आकर्षित करना, ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये थे टेस्ट नंबर 7 इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि सभी को समझ में भी आए होंगे और आंसर आप तक पहुँच ही गए हैं। आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए वेदांता IAS एकेडमी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।